हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो अपना एलसी ऑसिलेशन है, ये अपने एसी सर्किट का कह सकते हो लास्ट टॉपिक है। वैसे तो ट्रांसफार्मर अपना लास्ट टॉपिक है, लेकिन वो एक डिवाइस है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड एक डिवाइस है। अगर हम एसी की बात करें तो लास्ट टॉपिक अपना एलसी ऑसिलेशन है, ऐसे समझ लीजिए। अब चक्कर क्या है कि ये टॉपिक बड़ा ही लोगों को मुश्किल लगता है। लोग इसको देख के भागते हैं, भैया इसको नहीं करना है, या करना भी है तो बिल्कुल शॉर्टकट में बिना समझे वो एलसी ऑसिलेशन को करते हैं। और मतलब वही है कि उनकी वो जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पाती है। तो आज अपनी इस वीडियो का मेरा मेन मकसद यह है, मेरा मेन टारगेट है कि एलसी ऑसिलेशंस का वो जो एक मिथ है, उस मिथ को ब्रेक करना है, उसको अच्छे से समझना है कि ये क्या है, इसमें कैसे एनर्जी या चार्ज या आपका करंट फ्लो करता है यहां से वहां, यहां से यहां। ये लोगों को बड़ा ही मतलब कंफ्यूज करता रहता है। तो समझ गए, आज अपना टारगेट है इस मिथ को खत्म करना कि एलसी ऑसिलेशंस को हम नहीं कर सकते हैं, अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये है कि एलसी ऑसिलेशंस इस चैप्टर में, जिसको कि टैंक सर्किट भी कहते हैं, अभी उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो सबसे पहली बात है कि वाई। देखो, साइंस में हमेशा होना चाहिए वाई। हम क्यों ये चीज पढ़ते हैं एसी में या फिजिक्स में, एलसी ऑसिलेशंस क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, इसका मेन रीजन है कि हमने जिस रेडियो या टीवी, टेलीविजन की हमने जो बात करी थी, ये अपना टेलीविजन हो गया। हमने जो इसकी बात की थी कि हम इसको सिग्नल भेजते हैं तो वो रेजोनेंस होता है, तो ये बजता है या टीवी में पिक्चर्स आती है। तो ये जो सिग्नल हम प्रोड्यूस करते हैं रेडियो और टीवी के लिए, आपको पता है ये जो आपका एलसी ऑसिलेशंस है, यानी एलसी ऑसिलेटर को यूज करके हम उन सिग्नल्स को बनाते हैं जिससे कि अपना टीवी रेडियो अपना वर्क करता है। मैं इसलिए पहले इसका यूज आपसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो कि आखिर हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका हम क्या यूज करते हैं प्रैक्टिकल में। तो जो अपना एलसी ऑसिलेटर है, इसी को यूज करके हम बेसिकली रेडियो के लिए सिग्नल्स या टीवी के लिए सिग्नल्स क्रिएट करते हैं। इसके बहुत सारे मोबाइल से में भी यूज होता है, उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो रेडियो टीवी की बात हो गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो दूसरा यूज है, ये तो इसका पहला यूज था रेडियो और टीवी, और जो दूसरा यूज है वो क्या है, जो आपके घर में इन्वर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर्स है ना। जब लाइट जाती है तो जो आपके घर में बड़ा सा बैटरा होता है, उसमें इन्वर्टर लगा होता है और वो आपके घर में बिजली सप्लाई करता है। ऑब्वियसली हमारे घर में चूंकि पूरा सर्किट एसी पे बेस्ड होता है, तो वो एसी सप्लाई हमें देता है इन्वर्टर। मतलब ये जो एलसी ऑसिलेटर है, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। बताओ कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इसको पढ़ना हमें ढंग से, ये हमारी ड्यूटी बनती है। आज हम इस चैप्टर में वही अपना ड्यूटी निभाएंगे। आज समझेंगे एक्चुअल में ये एलसी ऑसिलेटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसका मैंने एक आपको स्टार्टिंग कर दिया इंटरेस्टिंग कि क्यों पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे भैया, ये चीज जो है इसको हम बिना इसको किए समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना एलसी ऑसिलेटर। इसको टैंक सर्किट भी कहते हैं। टैंक सर्किट से बस इतना जान लो कि एक्चुअली ये जो सर्किट होता है वो वहां से सिग्नल्स हम प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स बना सकते हैं इसको यूज करके। तो जैसे टैंक से हम ना पानी हम निकालते रहते हैं, पानी की टंकी होती है, वैसे ही एक सिग्नल्स की टंकी है जहां से सिग्नल्स को हम जनरेट करते रहते हैं, इसलिए इसको टैंक सर्किट भी कहते हैं। और कोई इसका और मतलब कोई बड़ा सा कोई मीनिंग नहीं है इस टैंक सर्किट का। हिंदी में इसको एलसी दोलन बोलते हैं, तो वो बच्चे भी इसको अच्छे से समझे। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा आते हैं कि ये दिखता कैसा है। इसका यूज हमने पहले ही समझ लिया कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा देखें कि ये भाई साहब दिखते कैसे हैं। तो नाम से ही क्लियर है,
इसमें एक आपका इंडक्टर L होगा, एक कैपेसिटर C होगा, पैरेलल में दोनों कनेक्टेड होते हैं। देखो कैसे होते हैं। एक मेरा कैपेसिटर होता है और इसके साथ यहां पे मेरा अपना इंडक्टर होता है। ये मेरा C, ये मेरा L। यही आपका LC ऑसिलेटर का सबसे बेसिक आपका फिगर है। अब इसमें हम करते क्या है, तो सबसे पहला जो काम होता है कि हम इस कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं, फुल्ली चार्ज कर लेते हैं। इसके एक प्लेट पे हमने प्लस और एक पे माइनस चार्ज कर दिया। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये चार्ज हम करते कैसे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा अब दिखाऊंगा कि कैसे इसको चार्ज करते हैं। तो करते क्या है कि इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक बैटरी लगा देते हैं। एक बैटरी हम इसके पैरेलल में ये लगा दिया, ठीक है। एक बैटरी हम लगा देते हैं। ये आपकी बैटरी है, वोल्टेज डीसी, वो भी देखो डीसी है। ये बड़ी अजीब बात है कि एलसी ऑसिलेटर में हम एसी नहीं लगाते हैं, जबकि एसी चैप्टर इसको पढ़ रहे हैं। फिर भी क्यों पढ़ते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, मतलब इसका एसी से रिलेशन है। यही वजह है इसको इस चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ रहा है। खैर, तो हमने यहां से बैटरी लगा दिया, बैटरी का ये प्लस ये माइनस टर्मिनल। अब यहां पे हमने यहां सपोज यहां पे स्विच था, हमने स्विच को ऑन कर दिया और उतनी देर के लिए हमने यहां पे मान लिया कि जो अपना स्विच है उसको हमने ऑफ कर रखा है, इस वाले स्विच को। तो बैटरी जो है आपको केवल इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, इंडक्टर उससे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहां पे स्विच हमने ओपन कर रखा है, ऑफ कर रखा है, ठीक है। अब तो देखो ये चार्ज हो जाएगा, इधर से माइनस जाएगा, इधर से प्लस जाएगा, ये चार्ज हो गया। अब जैसे ये चार्ज हो जाएगा तो हम ऐसा कहेंगे कि हमने बैटरी को हटा दिया। हमने बैटरी को यहां से हटा दिया, चार्ज करने के बाद हटा सकते हैं। मतलब यहां पे अगर स्विच लगा होता तो हमने उस स्विच को फिर ओपन कर दिया, तो बैटरी को हमने हटा ही दिया। ओपन का मतलब बैटरी आपका यहां से जा चुका है। क्लियर है, बैटरी गया, ये मेरा C, ये मेरा L। अब आपका ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, मतलब जैसे ही हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे यहां से यहां तक, अब आपका क्या होगा, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। क्या होगा कि अब ये जो मेरा चार्ज है प्लेट्स पे, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, और ये कनेक्टेड है एक वायर और इंडक्टर के थ्रू, दोनों प्लेट्स आपस में। तो ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो ये यहां से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा वाया इंडक्टर होता हुआ, वो करंट को बनाएगा। स्टार्टिंग में क्या कहेंगे कि स्टार्टिंग में मान लेते इस पे जो चार्ज है टोटल वो Q0 है, जो मैक्सिमम चार्ज है। और अभी हमने स्विच को ऑफ रखा, अभी हमने स्विच को ऑन नहीं किया, यानी सर्किट जो है ब्रेक है। अब जैसे ही हम सर्किट को ओपन करेंगे, यहां से ऑन करेंगे स्विच को, अब यहां से मेरा चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड योर करंट। तो आपका यहां से करंट जो है वो आपका फ्लो करना शुरू करेगा ऐसे। अब देखो, अगर ये इंडक्टर नहीं होता, यहां पे मान लो कि ये मेरा कैपेसिटर है और सर्किट में यहां पे इंडक्टर नहीं होकर, मान लो यहां पे रेजिस्टर ही छोटा सा लगा हुआ है, तो क्या होता कि मेरा सारा चार्ज जो है वो एक झटके में ऐसे फ्लो कर जाता और तुरंत ये जीरो हो जाता। ग्राफ में अगर बनाऊं टाइम वर्सेस करंट का, तो चूंकि एक लार्ज करंट फ्लो कर जाता, हमने फिर इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता, सारा करंट मैक्सिमम से तुरंत जीरो हो जाता थोड़ी देर में। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं, यहां तो इंडक्टर लगा हुआ है, और आपको इतना अब तो पता होगा, जो इंडक्टर होता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या होता है, अब मैं इतना मान के चलता हूं आपको पता होगा लेंस लॉ। और इंडक्टर उसके अकॉर्डिंग क्या करता है कि वो किसी भी चेंज को, चाहे करंट इसमें घुसना चाहे या करंट इससे कम होना चाहे, दोनों केस में ये किसी भी चेंज को रोकता है। तो क्या होगा कि ये जो करंट यहां से भागना चाहेगा तेजी से,
इंडक्टर क्या नहीं, इंडक्टर क्या कहेगा, नहीं मैं तुमको ऐसे फ्लो नहीं करने दूंगा, आई विल अपोज द चेंज थ्रू मी। और इस चक्कर में क्या होता है, आपको इतना तो पता है, जो इंडक्टर होता है वो एक बैक ईएमएफ बनाता है, क्या, -L/di/dt। मतलब ये इसको अपोज करने के लिए, इस करंट को रोकने के लिए एक ईएमएफ जनरेट करता है कुछ इस टाइप से, जिससे ये करंट रुक जाए। अब ये अलग बात है, ये करंट को ये नहीं रोक पाता है, पर इस करंट के ये सडन इंक्रीज को ये रोक देता है। तो होता क्या है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो बच्चों ये मेन चीज को समझना, मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आए, इसका पूरा जो फेनोमेना है, पूरा मैकेनिज्म है, वो समझ में आए। तो अब क्या होगा, ऐसा देखा गया है जो करंट होता है वो धीरे 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 बढ़ेगा, क्योंकि इंडक्टर उसको झटके से बढ़ने नहीं दिया। अब जब करंट मेरा मैक्सिमम हो जाता है, कब होगा, जब मेरा चार्ज जो इस प्लेट्स पे चार्ज है, वो मेरा चार्ज जब 0 हो जाएगा, उस समय मेरा करंट जो है वो इस सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगा। सर्किट में क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब मैक्सिमम हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, इसका चार्ज 0 हो गया और यहां पे करंट मैक्सिमम हो गया। तो अगर मैं ये कहूं कि यहां की जो एनर्जी थी, शुरू की एनर्जी जो थी, वो मेरी एनर्जी जो थी स्टार्टिंग में, वो सारी एनर्जी इसके पास थी, मैक्सिमम एनर्जी इसके पास थी, इसके पास 0 थी। अब जब मेरा चार्ज इस पे 0 हो गया तो इसकी एनर्जी भी 0 हो गई, और वो सारा एनर्जी इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, किसको, इंडक्टर को। क्यों, कि जो इंडक्टर की जो एनर्जी होती है वो होता है ½ L/I²। अगर मेरा I नॉट हो चुका है, यानी मैक्सिमम हो चुका है, तो ये इसकी सारी एनर्जी इसको ट्रांसफर हो गई। तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, जो मेरा एलसी ऑसिलेटर होता है वो एक झूला होता है, झूला किसका, एनर्जी का झूला होता है, एनर्जी का झूला। और एनर्जी जो है मेरा C से L, L से C, वो झूलती रहती है मेरी एनर्जी। अब कैसे, उसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में, कि ये जो एनर्जी अपना जो है, कभी C के पास, कभी L के पास, कभी कुछ इसके पास, दोनों के पास, कुछ थोड़ा इसके पास, थोड़ा इसके पास, ये एनर्जी यहां से यहां तक आपका झूलता रहता है। इसलिए इसको एलसी ऑसिलेशंस यानी झूला किसका, एनर्जी का, बिटवीन क्या, C एंड L। अब एनर्जी झूलती है तो सच्चाई तो यह है कि चार्ज भी झूलता है, चार्ज कभी यहां से यहां, यहां से यहां। वैसे ही इसका मैग्नेटिक एनर्जी भी झूलती रहती है, इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी झूलती रहती है, करंट भी मेरा झूलता रहता है, कभी करंट इधर से उधर, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर। तो ये बेसिकली एक एनर्जी कहो, चार्ज कहो या करंट कहो, उसका ये एक तरह से झूला है, इधर से उधर। और जो उसका पैटर्न होता है झूलने का, वो बिल्कुल आपके एसी के पैटर्न जैसा होता है। इसलिए हम इसको एसी चैप्टर में इसको पढ़ते हैं, और ये एसी आपको बना के भी देता है डीसी से, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जिस समय इसका चार्ज 0 हो गया, उस समय इसका करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। इसने करंट को झटके से बढ़ने नहीं दिया था, इसने करंट को आराम से बढ़ने दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, जब इसका चार्ज 0 हो गया, इसका आप जो मैग्नेटिक फील्ड है, एनर्जी वो मैक्सिमम हो गई, तो क्या होगा कि अब तो इस पे चार्ज है नहीं, कोई करंट तो अब जाएगा नहीं। अब तो करंट कहेगा मैं तो अब घटूंगा, जब इस पे चार्ज ही नहीं है तो फिर करंट काहेगा। तो ये जो इंडक्टर है ये कहता है नहीं, मैं अब करंट को घटने नहीं दूंगा। तो वो क्या करता है, अपने मैग्नेटिक एनर्जी को जो इसमें जमा हो चुका है, उससे वो अब यहां जो चार्ज हमारा खत्म हो चुका है, इन दोनों प्लेट्स पे दोनों न्यूट्रल हो चुके हैं, अब ये क्या करेगा, यहां से एक्स्ट्रा चार्ज को खींच खींच करके यहां पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो जब ये इस प्लेट से प्लस को निकालेगा करंट को मेंटेन रखने के लिए, तो यहां पे आपका माइनस डेवलप हो जाएगा, और माइनस डेवलप होगा तो इधर चार्ज पहुंच रहा है तो आपका प्लस डेवलप होता चला जाएगा। तो क्या हो रहा है, अब ये जो आपका इंडक्टर है, अब ये इसके थ्रू इसने क्या किया कि इस प्लेट को अब रिवर्स में चार्ज कर दिया। पहले पॉजिटिव ऊपर था, अब ऊपर नेगेटिव आ गया,
पहले नेगेटिव नीचे था, अब नीचे पॉजिटिव आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, चार्ज जो है पहले यहां से यहां आया। अब जब ये इतनी कहानी हो गई, अब देखो सिचुएशन जस्ट उल्टी, इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो ये फिर अब क्या होगा, ये करंट का डायरेक्शन जो है अब मेरा इधर से हो जाएगा मेरा करंट, यानी अब करंट मेरा इधर से बैक हो जाएगा। फिर वही कहानी होगी, जब ये चार्ज इसके थ्रू डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा तो इंडक्टर कहेगा नहीं मैं तुमको तेज डिस्चार्ज नहीं होने दूंगा, वो इसको अपोज करेगा तो मेरा, अच्छा ये जो पूरा प्रोसेस था वो मेरा प्रोसेस ऐसे हुआ, मेरा करंट जाके 0 हो गया जब ये ऐसे आ रहा था। अब यहां से जब ये फिर वापसी वाली करंट हुई तो ये मेरा ग्राफ जो है फिर नेगेटिव में जाएगा, जो करंट मेरा उल्टा हो चुका है, और ये वापस ठीक इसी चीज को फिर कवर करेगा। क्यों, तो शुरू में यहां से यहां तक जब चार्ज बढ़ेगा तो ये इसको रोकेगा, तो मेरा करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी चार्ज का फ्लो धीरे धीरे बढ़ेगा तो मेरा करंट भी धीरे धीरे बढ़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरा नेगेटिव करंट इसको कह सकते हैं। अब जिस समय मेरा चार्ज पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा इस प्लेट से, उस समय मेरा करंट क्या होगा, उस समय मेरा करंट जो होगा मैक्सिमम होगा इसके थ्रू। अब फिर मेरा चार्ज खत्म, मेरा प्लेट्स पे से क्या हो गया, मेरा फिर सारा चार्ज खत्म, क्योंकि ये सारा चार्ज इधर जा चुका है और करंट मेरा यहां मैक्सिमम है, यानी सारी एनर्जी इसके पास है। तो अब ये इंडक्टर क्या कहेगा कि मैं इस करंट को कम नहीं होने दूंगा, तो वो अपनी मैग्नेटिक एनर्जी से पुश करेगा क्या, तो यहां से फिर पॉजिटिव चार्ज को निकाल के इधर पुश करेगा। तो जब पॉजिटिव यहां से निकालेगा तो यहां पे फिर मेरा नेगेटिव क्रिएट होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, और इधर मेरा प्लस बढ़ना शुरू हो जाएगा। कब तक, जब तक कि इसकी एनर्जी है, और जैसे ही इसकी एनर्जी खत्म होगी तब तक इसने इसको नेगेटिव चार्ज और इसको फिर से पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो देखो करंट मेरा धीरे धीरे कम हो रहा है, 0 हो गया, और वापस से मेरा जो है, जो सिचुएशन नंबर 1 था जैसा हमने स्टार्टिंग में लिया था, मेरा सिचुएशन फिर वैसे आ गया। अब ये साइकिल चलता रहेगा, फिर ये इसी चीज को फिर रिपीट करेगा। तो हमने क्या देखा कि चार्ज यहां से यहां, यहां से यहां, अब इसकी एनर्जी जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में थी वो घटते घटते मैग्नेटिक बन गई, मैग्नेटिक फिर मेरा वापस इलेक्ट्रिक हो गया। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी भी आपका ऑसिलेट कर रहा है, आपका चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है, आपका करंट भी ऑसिलेट कर रहा है। यही आपका एलसी ऑसिलेटर है, जिसमें ये चीजें ऑसिलेट करते रहती हैं फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज क्या नोटिस किया है कि देखो ये चीज जो मैंने आपको बताया ये आपने पहले भी सुना होगा इस टाइप से, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी या बहुत जो भी है मैंने आपको इस तरीके से समझाया। जो असल चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो क्या है बच्चे, कि प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे को खुद ये चीज ना मुझे को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था पहले। जो चीज मैंने आपको कही कि जब ये चार्ज इसके थ्रू डिक्रीज करेगा करंट, तो ये करंट को सपोर्ट करेगा, तो फिर वो करंट को आगे धकेल देता है। लेकिन ये बातें लोगों को, सब सारे बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आती हैं, ये बहुत क्लियर लोगों को नहीं होता है। तो मैंने इसी चीज को समझाने के लिए एक मैंने एग्जाम्पल सोचा है, और आई होप कि आपका जो कंफ्यूजन है वो इस एग्जाम्पल से जरूर दूर होगा। आपका सारा कंफ्यूजन एक एग्जाम्पल दूर करेगा कि ये सारा जो ये चार्ज को पुश करता है, ये करता है ना, ये बात देखो पचती नहीं है। कहने को तो सारे लोग कह देते हैं, मैंने भी आपको वही बात कही, पर यह बात हमें पचती नहीं है कि यह होता कैसे है। तो एक एग्जाम्पल देता हूं, आपका उससे बिल्कुल क्लियर होगा। तो बहुत गौर से उस एग्जाम्पल को आप सुनिएगा, देखिए वो क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि सबसे पहला केस मैं एक एक करके समझाता हूं, बिल्कुल पेशेंस रख के इसको देखिए, बहुत जबरदस्त चीज समझा रहा हूं आपको। जब मैंने कहा था कि आपका इंडक्टर नहीं है, मान लो कि इंडक्टर नहीं, बिल्कुल यहां पे सीधा मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये मेरा कैपेसिटर प्लेट चार्ज है, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो मैंने क्या कहा था, करंट, सडन करंट होगा, झटके से करंट होगा, और उसके बाद जैसे करंट मेरा 0 हो गया, सारा सिस्टम स्टैंड स्टिल हो जाएगा, ना तो इस पे कोई चार्ज बचेगा नेट, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो चुका है, ना कोई करंट होगा, और पूरा सिस्टम जो है रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जब मैं इसको अच्छा, इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं अपने उस एग्जांपल में वो देखिए कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा वेसल है,
बहुत बढ़िया एग्जांपल ही आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देगा, एलसी ऑसिलेशंस का बिल्कुल क्लियर कर देगा। अब देखिए, माना कि यहां पे मैंने एक स्टॉप लगा रखा है, मैंने यहां पे एक लगा रखा है जिसने अब मानो कि इसमें मेरा पूरा पानी भरा हुआ है, इस वाले पार्ट में पूरा पानी भरा हुआ, और यहां पे मेरा स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, यानी टोटी लगी हुई है, और इधर पूरा खाली है। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कैपेसिटर के इस वाले केस से कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज है वो मैक्सिमम है अभी। तो अभी देख लो, इस वाले आर्म में बिल्कुल पानी का लेवल 0 है, इसमें मैक्सिमम है, तो हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है या लेवल डिफरेंस है पानी का वो मैक्सिमम है, वोल्टेज मैक्सिमम है। अब जैसे ही मैं इस रास्ते को ओपन करूंगा, ये सारा पानी तुरंत झटके से इधर भागेगा, और थोड़ी देर में पानी जो है दोनों वेसल में, इतना आपको पता है कि वाटर टेक्स इट्स लेयर इट्स लेवल, ऑटोमेटिक वो अपना लेवल को पानी ले लेगा, यानी दोनों वेसल में आपका जो पोटेंशियल का लेवल है वो सेम हो गया, यानी डिफरेंस आपका जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो 0 हो गया। क्यों? इसका भी लेवल वही, इसका भी लेवल वही, तो v तो डिफरेंस होता है ना, 0 हो गया। तो अब इसके बाद कोई पानी का फ्लो नहीं होगा, कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, पानी इधर से उधर या उधर से उधर नहीं जाएगा, एक बार जो फ्लो करना था वो कर गया, 0 हो गया, कहानी खत्म। ये नॉर्मल सर्किट में होता है जिसमें केवल आपका कैपेसिटर था और हमने यहां पे रजिस्टर या वैसे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये वाली कंडीशन है वो। ठीक है, अब हमें तो पढ़ना है एलसी ऑसिलेशंस, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि ये चीज जो मैंने ये चीज समझाई थी, मैंने थोड़ा जल्दी समझाया था जानबूझ करके, कि मुझे एक्चुअली यहां पे आना था कि ये लोगों के ना वो हम इसको ना बहुत ज्यादा इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। टीचर ने भी बताया यार सही है, उन्होंने समझा दिया, बात सही भी होगी, पर पचता नहीं है हमें कि यार कैसे ये पुश करता है, जब करंट मैक्सिमम हो गया तो फिर ये यहां का चार्ज फिर कहां से आ गया, ये चार्ज कैसे भाग गया। अगर डाउट आपका है, उसी को मैंने दूर करने के लिए मैंने इस टाइप के एग्जांपल्स को लिया है, देखिए आप इसको गौर से। तो इस सिचुएशन का मैंने ये समझा दिया, अब है आपका कि एक्चुअल में क्या होता है एलसी ऑसिलेटर वाले केस में। अब देखिए, तो जो मेरा एलसी ऑसिलेटर है उसके लिए मैं क्या फिगर बना रहा हूं, गौर से आप देखना। मैंने वही वेसल लिया है, लेकिन मैंने इसमें एक चेंज कर दिया। चेंज ये क्या कर दिया कि यहां पे मैंने एक, नहीं कहते वो टरबाइन्स लगा दिया, यहां पे मैंने एक टरबाइन लगा दिया, हैवी व्हील। इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, बिल्कुल आइडियल व्हील ले लिया है, जिसके थ्रू ये पानी अगर फ्लो करे अगर इस पाइप से इधर को, तो ये टरबाइन मेरा घूमेगा। बात समझ में आ रही है? और फिर मैंने बाकी जैसा था वो वैसे वैसा ही मैंने इसको इधर भी जोड़ दिया, खाली मैंने यहां पे एक टरबाइन लगा दिया, यानी एक बड़ा सा हैवी फैन। एक्चुअली ये मेरा एल है, समझाऊंगा एल का काम है, देखो एक्चुअली यही होता है। आज एल को भी समझो, उसकी फीलिंग लो, एल क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, क्यों वो करंट को अपोज करता है, क्यों लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो काम करता है, समझो आज। अब केस नंबर 1, इसमें पूरा पानी भरा हुआ बिल्कुल इस पोर्शन में, और यहां पे मान लो आपका स्टॉपर एक स्विच लगा हुआ है अभी, जिसने पानी को इधर जाने से भी रोक रखा है। ठीक है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग सिचुएशन है कि अभी ये पूरा चार्ज है, यानी ये पोर्शन जो है फुल है, यानी टोटल एनर्जी हम कह सकते हैं कि अगर मैं इसको कह दूं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मेरा मैक्सिमम है। और अगर मैं इस व्हील की बात करूं तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी इंडक्टर की जो एनर्जी है वो 0 है अभी। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे ही मैं इस वाल्व को खोलूंगा, इस स्विच को ऑन करूंगा, अब क्या होगा, ये पानी इधर भागना चाहेगा, लेकिन आपको पता है ये व्हील जो है वो बहुत हैवी है, तो ये एक झटके से पानी को फ्लो नहीं करने देगा। ये पानी को है वो थोड़ा आराम आराम से पहले फ्लो करवाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि इससे थोड़ा थोड़ा पहले पानी बहना शुरू होगा, ये व्हील घूमना शुरू करेगा, क्योंकि इस व्हील की अपनी इनर्शिया है, उस इनर्शिया को ओवरकम करने में इस पानी को पहले टाइम लगेगा। तो क्या होगा, जो आपका जो पानी का फ्लो है वो धीरे 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 बढ़ेगा, यानी उसका ग्राफ जो है, अगर मैं यहां पे अगर मैं पानी की करंट ले लूं या पानी को मैं करंट मानूं फ्लो को,
टाइम के साथ तो धीरे धीरे इसका पानी का बढ़ेगा। क्यों? ये व्हील जो है वो रुका हुआ था, इसको घुमाने में टाइम लगेगा, ये आराम आराम से घूमेगा और फिर जैसे जैसे घूमना शुरू करेगा इसको अब इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो आपका करंट बढ़ता जाएगा। अब करंट से तब तक तो आपका पानी इधर इधर भी तो पास हो रहा है। अब क्या हुआ इस चक्कर में कि थोड़ी ही देर में आपका पानी का लेवल जो है वो इस आर्म में, इस पार्ट में घट के यहां तक आ गया और इधर भी यहां तक पहुंच गया। अब देखो बच्चों, पानी मेरा अब यहां तक आ चुका है और तब तक क्या हुआ कि हमने इस व्हील को अपने मैक्सिमम स्पीड घुमा दिया था। अब देखो, चूंकि दोनों का लेवल सेम हो गया तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं 0 हो गया। लेवल सेम, पोटेंशियल सेम, लेकिन ये व्हील अपने मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर चुका है, तो कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी मेरा अब जो है वो मैक्सिमम हो चुका है। इस वाले केस में जो अपना जब यहां से चार्ज फ्लो करना शुरू किया था वहां जो हुआ था, तो जब मेरा पानी यहां से जब बढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती गई और मेरा करंट यानी पानी का फ्लो बढ़ता गया। जिस समय मेरा पानी का फ्लो मैक्सिमम हो गया उस समय क्या हो गया कि दोनों का लेवल जो है वो मैक्सिमम जो इनको गेन करना थी साइड, और ये तो नीचे आ गया था, यानी अब ये न्यूट्रल हो चुका है, यानी इस पे चार्ज मेरा गायब हो चुका है और सारा करंट यहां का जो है मेरा करंट मैक्सिमम हो चुका है। यानी इसकी सारी एनर्जी 0 और यहां की एनर्जी मैक्सिमम, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें जो थी मैक्सिमम वो 0 और इसकी एनर्जी जो पहले 0 थी, व्हील रुका हुआ था, अब व्हील की एनर्जी हो गई मैक्सिमम। यहां तक देखो बच्चे, आपको भी इसमें भी समझ में आया था। सारा जो प्रॉब्लम है वो इसके बाद था। बच्चों को ये नहीं समझ में आता है जब मेरा करंट यहां पे मैक्सिमम हो गया उसके बाद ये फिर प्लेट उल्टा चार्ज कैसे हो जाता है ना? तो मैंने वहां भी मैंने समझाया था कि यहां जो आपका मैग्नेटिक एनर्जी है वो क्या करता है कि इस अनचार्ज, इस न्यूट्रल प्लेट से अब एक्स्ट्रा चार्ज को उखाड़ के यहां फेंकना शुरू करता है। तो यहां से जब वो आपका प्लस को उखाड़ेगा तो यहां पे माइनस बचता है और यहां पे प्लस आ जाता है। तो ये तो मैंने यहां बताया था, पर यहां से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये व्हील तो अब रोटेशन में आ चुका है, लेकिन पानी का एनर्जी तो खत्म हो चुका है। यानी अब तो पानी का लेवल, पोटेंशियल, यानी चार्ज जैसे यहां खत्म था वैसे ही पानी का लेवल खत्म हो चुका है, दोनों सेम लेवल पर आ गए हैं। लेकिन चूंकि इस व्हील ने एक एनर्जी को गेन कर लिया था, यानी इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो तो तुरंत खत्म नहीं होगा, उसके अंदर जो घूमने की जो वो कैपेसिटी है वो तो घूमेगी तेज। अब ये व्हील क्या करती है कि ऑल्दो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, फिर भी ये चूंकि घूम रही है ये व्हील, तो इधर से जितना भी पानी है उसको इधर जबरदस्ती पुश कर देता है अपनी एनर्जी को यूज करके। समझ गए? ये जो बचा पानी है, अगर मैं लॉ की बात करूं तो ये पानी चूंकि सेम लेवल पे है तो अब फ्लो नहीं कर सकता, ना तो इधर ना इधर। लेकिन यहां पे ये जो व्हील है, यानी ये जो आपका इंडक्टर है इस सर्किट में, ये चूंकि चार्ज है, यानी ये चार्ज इन द सेंस ये पूरी एनर्जेटिक बनी हुई है, इसके पास एनर्जी है, तो ये चूंकि घूम रही है तो ये पानी को आगे पुश कर देती है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी लेवल डिफरेंस नहीं है। तब भी तो क्या होता है, इधर से जैसे जैसे पानी को पुश करना शुरू करता है इधर का पानी खत्म और वो सारा पानी इधर को धकेल देता है, तो आपका पानी का लेवल यहां तक आ जाता है। यानी सारा पानी जो इस पार्ट में था उस पानी को फाइनली इस व्हील ने भी सब पुश करके इस एंड में भेज दिया। तो अब देखिए यही बात हो गई, जो सारा चार्ज प्लस चार्ज इस प्लेट पे था वो सारा प्लस इस पे आ गया और ये माइनस हो गया। जैसे ये पहले पॉजिटिव था ये बिल्कुल 0 था, अब ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया। बात समझ में आई कि कैसे मेरा ये एलसी ऑसिलेटर काम करता है, ये कैसे चार्ज को इधर या उधर पुश करता है। इस तरीके से आपका एलसी ऑसिलेटर जो है वो चार्ज को बड़ी आसानी से इधर से उधर करता रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको एक फीलिंग के लिए समझाया था। आई होप आपको इस एग्जांपल समझ में आया होगा कि कैसे चार्ज न्यूट्रलाइज होने के बाद जिस समय चार्ज इस पे खत्म होता है ये फिर दोबारा ऑपोजिट चार्ज हो जाता है। वो पूरी कहानी आप यहां समझ सकते हैं। यहां भी मैंने समझाया था
कि ये अपनी एनर्जी को यूज करके यहां से फिर चार्जेस को उखाड़ उखाड़ के यहां पे चिपकाना शुरू कर देता है, यहां से उखाड़ के। तो यहां से पॉजिटिव उखाड़ेगा तो यह नेगेटिव बन जाएगा, और चूंकि पॉजिटिव को वो भेज ही रहा तो पॉजिटिव आपका यहां पहुंच गया। तो इस तरीके से आपका ये पूरा साइकिल चलता है, और आपका ये प्रोसेस फिर ये बैक होगा, फिर तो ये फॉर एवर ये चलता रहेगा। ये आइडियल केस में, आइडियल एलसी ऑसिलेटर में, आइडियल मैंने क्यों कहा, हमने यहां पे ये मान रखा है कि यहां पे किसी भी फॉर्म में आपका एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो उस केस में ये चलता रहेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है, धीरे धीरे ये आपका जैसे झूला हमारा झूलते झूलते रुक जाता है, वैसे भी इसकी एनर्जी वेस्ट होगी हीटिंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो भी आप समझेंगे, और ये फाइनली आपका रुक जाता है। ठीक है, तो यही था आपका एलसी ऑसिलेशंस का बेसिक, वो फीलिंग वाली चीज, कि ये जो असल चीज था जो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए इन्वेंट किया कि कैसे इसको समझाना है, ये इंपॉर्टेंट था। ये चीज तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, देखा होगा, तो ये था। तो क्या हुआ देखो, तो आपका ग्राफ जो है वो ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है एलसी ऑसिलेटर का। करंट बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर इंडक्टर ने करंट को पुश करके फिर घटने नहीं दिया, पर करंट तो जीरो हो ही जाएगा फाइनली। तो करंट फिर मेरा फाइनली ये चार्ज अपोजिट हो गया तो जीरो हो गया। फिर ये कहानी पूरी रिपीट करती है, तो रिवर्स में रिपीट किया, फिर करंट मैक्सिमम हो गया यहां पे। तो यहां पे आपका फिर यहां से इंडक्टर ने करंट को अपने मैग्नेटिक फोर्स से पुश किया, फिर जाके आपका करंट जीरो वापस अपने उस स्टेज पे आ गया। तो हमने क्या देखा कि T/4 टाइम में, T/4 टाइम में सारा एनर्जी इसके पास था, क्योंकि करंट मैक्सिमम था यहां पे, तो सारी एनर्जी इसकी, और ये मेरा यहां पे हो जाएगा T/2 टाइम में फिर सारा एनर्जी कैपेसिटर के पास, फिर 3T/4 टाइम में आपका सारा एनर्जी फिर इंडक्टर के पास, और फिर टोटल टी में, यानी एक पूरे साइकिल में फिर सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास वापस। तो ये प्रोसेस आपका रिपीट करता रहेगा। अब है थोड़ा सा इसको सर मैथमेटिकली कैसे करते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, तो वो देख लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, आप इसको समझना, वीडियो को आप एक दो बार देखना, बिल्कुल क्लियर रहेगा ये। ठीक है, अब है कि सर इसका थोड़ा सा ये जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो थोड़ा सा बताइएगा, वो कैसे होगा। तो देखो, वो जो है हमें पता है किसी भी सर्किट में, जैसे मैं इसी केस की बात करूं, ये मेरा C था, ये मेरा L है, तो लिखेंगे यूजिंग किरचॉफ्स रूल, अरे बस नाम का ऐसे लिख देते हैं। देखो, द सम ऑफ वोल्टेज, तो इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज एट एनी टाइम क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने लिखा वोल्टेज ऑफ C प्लस वोल्टेज ऑफ L यानी इंडक्टर इक्वल्स टू जीरो। अब वोल्टेज ऑफ C क्या होता है, याद करो, Q/C होता है। जो वोल्टेज होता है क्या होता है, Q/C। इंडक्टर का होता है -L/di/dt, मैंने अभी भी लिखा था, इक्वल्स टू जीरो। तो किरचॉफ रूल जब हमने इस लूप में लगाया तो आपका सम ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू जीरो, तो QC/-L/di/dt मेरा जीरो हो गया। अब थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करेंगे, तो Q/C तो मैंने ऐसे रहने दिया। अब देखो, ये जो L है मैंने इसको L ही रहने दिया। अब di/dt, अब देखो जो मेरा I होता है वो क्या होता है, I को हम लिख सकते हैं dq/dt, यही होता है, I अपना यही, तो dq/dt अपना I होता है। लेकिन इस केस में चूंकि मेरा चार्ज डिक्रीज कर रहा है, करंट अगर इंक्रीज करवाना है तो हम इसको लगाएंगे माइनस dq/dt। तो ये इसका माइनस आ जाएगा, तो ये तो मेरा प्लस हो जाएगा, और ये मेरा होगा d² dq/dt², जिसको हम डबल डेरिवेटिव कहते हैं, इक्वल्स टू अपना हो गया जीरो। ठीक है, अगर आप इस चीज को गौर से देखिए, इसको अगर आप गौर से देखिए, तो आपका ये जो इक्वेशन है, इसको मैं बता देता हूं, ये जो मेरा इक्वेशन है वो है, अगर यहां पे मैं L से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा d/dt² प्लस Q/LC इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन मेरे पास आया, ऐसा इक्वेशन।
आया? अब अगर गौर से आप इस क्वेश्चन को देखिए तो अगर आपने जो 11th में एसएचएम पढ़ा था, एसएचएम एसएचएम खाली इसको याद कीजिए। इसमें अभी अब टेंशन मत लेना कि सर एसएचएम कहां से आ गया। भाई ऑसिलेशन है तो एसएचएम की तो बात होगी होगी, तभी तो उसको ऑसिलेशन बोल रहे हैं। तो एसएचएम में क्या था, अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट एक्स इक्वल्स टू आपका क्या था, क्या था आपका, इक्वल्स टू आपका क्या था, जीरो। यही था ना, याद कीजिए क्या था, ओमेगा नॉट स्क्वायर, हाँ जीरो था। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो दोनों देखो बिल्कुल कंपेयर, यहां पे क्यू है, यहां पे एक्स है, यहां पे मेरा जो है क्यू, तो यहां भी एक्स है, और 1/LC लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है, अगर उससे मैं कंपेयर करूं तो ये मेरा एलसी के बराबर है। तो ओमेगा नॉट मेरा हो गया √LC। देखो ये आ गया अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ऑसिलेटर। इस ऑसिलेटर का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आया, साफ साफ लिखते हैं यहां, ओमेगा नॉट जो होता है 1/√LC। ये मेरे इस LC ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका इक्वेशन बिल्कुल एसएचएम के इक्वेशन से मैच करता है, एक एनालॉजी है दोनों के बीच में। तो हम कहेंगे कि ये जो चार्ज का जो नेचर होगा वो एसएचएम करने वाला नेचर होगा, यानी वो ऑसिलेट कर रहा होगा। ये बात तो हमने पीछे जो है हमने उसको लॉजिकली डिस्कस तो किया ही था, मैथमेटिकली में ये चीज प्रूव हो गया कि आपका जो चार्ज है वो ऑसिलेट करेगा, इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हमें करना नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे क्या होता है कि जो अपना चार्ज Q आता है वो आता है Q0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। चार्ज जो अपना आएगा इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट का चार्ज वो Q0 यानी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर हमने टाइम t इक्वल टू 0 मान लिया, जिस समय मेरा यहां पे प्लस चार्ज था, यहां पे बिल्कुल इनिशियल पॉइंट हमने इसको मान लिया, आप कहीं भी मान सकते हैं, आप यहां भी मान सकते हैं, मैंने यहां मान लिया है। तो देखो जब हमने माना है तो उस समय हमने क्या माना था, जो मेरा Q है वो क्या है, टोटली सारा चार्ज तो इसी पे था, सारा चार्ज तो इसमें था, Q0 था। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, चूंकि हमने टाइम को 0 लिया है तो ये मेरा क्या बचेगा, और सॉरी इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा चार्ज जो मेरा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, सॉरी ये मेरा क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। अब अगर हमने टाइम t 0 ले लिया तो यहां 0 डालेंगे तो मेरा उससे आ जाएगा कॉस फाइव इक्वल्स टू क्या होगा 1, कॉस फाइव क्या होगा 1। तो दिस विल गिव यू फाइव इक्वल्स टू 0, दिस विल गिव यू फाइव इक्वल्स टू 0। इट मींस हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, जो हमारा चार्ज होगा किसी भी टाइम पे वो Q0 cos ओमेगा टी ही होगा, अगर हमने टाइम इसको यहां पे 0 लिया था उस वाले पीरियड को। तो ये अपना चार्ज आ गया। अब इसको मैं इधर मिटाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब देखिए, अब अपना ये हो गया। तो कहा सर करंट क्या होगा, करंट अपना क्या होगा, तो देखो जो करंट होता है वो क्या होता है, dq/dt तो होता है करंट अपना, क्या होता है dq/dt। माइनस लगा दो चूंकि डिक्रीजिंग नेचर का है, अगर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो करंट मेरा बढ़ रहा है, करंट अगर बढ़ रहा है तो चार्ज मेरा डिक्रीज कर रहा है। तो जब आप सॉल्व करेंगे, जब q यानी इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा I0 साइन ओमेगा टी, यानी मेरा जो करंट आ गया इंस्टेंटेनियस वो आ गया करंट मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। वैसे देखो बता देता हूं, ये जो I0 एक्चुअली जो अपना है, ये जो I0 है ये मेरा ओमेगा नॉट जो है मेरा वो मेरा L के बराबर है, ये ओमेगा नॉट L के बराबर, मेरा जो I0 है वो मेरा क्या है ओमेगा नॉट L के बराबर है।
तो ये अपना करेंट आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो मेरा करंट जो है वो साइन का फंक्शन है और जो मेरा चार्ज है वो कॉस का फंक्शन है। तो अगर मैं इन दोनों का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये मेरा हो गया चार्ज का, तो देखो कॉस का है और वो भी पॉजिटिव है, तो कॉस हमेशा मैक्सिमम स्टार्ट होता है, तो मेरा ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ये साइन का फंक्शन है, तो करेंट चूंकि साइन का है, साइन हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है, तो साइन का अगर मैं बनाऊं तो साइन का मेरा जो है ये ऐसे, साइन का ये यहां पे जीरो तो ये मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम तो ये जीरो। ठीक है, तो ये ऐसे 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 होगा, मतलब जहां पे मेरा चार्ज मैक्सिमम तो करंट जीरो, चार्ज जीरो तो करंट मैक्सिमम। और ये चीज तो हम उस समय से कह रहे हैं कई बार कि इसी तरीके से अपना ये बिहेव करेगा, जहां पे एक मैक्सिमम दूसरा जीरो तो एक मैक्सिमम, इस तरीके से आपका ये आपका बिहेव करेगा। तो आपका चार्ज हो गया कि वो भी आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है, आपने देख भी लिया। और जब चार्ज मैक्सिमम होता है तो उसमें करंट जीरो, यानी जिस समय इसके पास टोटल एनर्जी है इसकी एनर्जी जीरो। अब हम इससे आ जाते हैं एनर्जी पे। ठीक है, इसको मिटा दूं, आप इसको लिख लेना। तो अब है आपका एनर्जी। तो एनर्जी के लिए क्या करें कि वो बड़ा आसान है, वो भी समझना एनर्जी को, कि एनर्जी जो है देखो, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जो कैपेसिटर के पास एनर्जी है वो क्या होता है, Q स्क्वायर बाय 2C होता है। और जो इंडक्टर की एनर्जी, इसको मैं मैग्नेटिक एनर्जी कह लूं, मैं इसको बी ही लिखता हूं, मैग्नेटिक एनर्जी, वो मेरा होता है Li स्क्वायर बाई 2 या हाफ Li स्क्वायर जिसको बोलते हैं, Li स्क्वायर बाई 2। अब टोटल एनर्जी जो होगी उसको अगर मैं U लिखूं तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर किसी भी टाइम पे। अब ये दोनों का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, मेरा कांस्टेंट होगा, क्योंकि एनर्जी मेरा लॉस हमने माना है कि एनर्जी लॉस मेरा बिल्कुल नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रहेगा। मतलब यह है कहने का, जिस समय एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी उस समय इसकी जीरो होगी, जिस समय इसकी मैक्सिमम हो जाएगी उस समय इसकी जीरो हो जाएगी। या अगर इन बिटवीन कभी इसकी एनर्जी कुछ है, ना तो मैक्सिमम है ना जीरो है, तो इसकी भी कुछ होगी बीच में होगी, ना तो मैक्सिमम होगी ना जीरो होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो अपना एनर्जी होगा इसको हम देखो प्रूव भी कर देते हैं कांस्टेंट कैसे होता है। तो देखो जो एनर्जी होती है ये Q स्क्वायर बाई 2C, तो Q को लिख सकते हैं Q नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, क्योंकि Q को हमने वही माना था, अपॉन 2C प्लस ये जो एनर्जी है L बाई 2I, तो L बाई 2 तो इधर लिख लो, और I स्क्वायर, तो हमने I जो प्रूव किया था, हमने शायद प्रूव किया था ओमेगा नॉट L I था, साइन का फंक्शन था, तो साइन ओमेगा नॉट T, कुछ यही प्रूव किया था हमने इसको, हाँ है ना। तो अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कुछ ऐसा हो गया। इसको ओमेगा, हाँ ठीक है। अब देखो इसको ऐसे रहने दो, Q नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी बाई 2C प्लस L बाई 2 लिखा। अब देखो ओमेगा जो होता है स्क्वायर 1 बाई LC होता है, तो लिखेंगे मेरा 1 बाई LC इंटू L स्क्वायर है, तो उसको मैंने ऊपर रहने दिया इंटू L स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ गड़बड़ यहां पे हो रही है। ओमेगा नॉट क्यों होता है ये, ओमेगा नॉट क्यों होता है, ये जो मेरा आई नॉट होता है वो ओमेगा नॉट क्यों होता है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये लिखना जो मेरा आई नॉट होता है वो ओमेगा नॉट क्यू होता है बच्चों। ठीक है,
तो ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा, देखो यहां पे ये तो मेरा एल इसको रहने देंगे, ये मेरा हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ओमेगा की जगह यहां लिख दिया, तो ये एल और ये एल मेरा कट हो गया, तो मेरा क्या बचा, इसको मैं मिटा देता हूं। तो जो मेरा एनर्जी फाइनल हो गया, देखो इसमें क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, यहां भी क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c यहां भी है, तो यहां लिखेंगे क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, ये क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, ओमेगा नॉट क्यू नॉट 2c, इसको ध्यान देना, ये आई नॉट जो होता है ओमेगा नॉट क्यू नॉट होता है। तो बचा क्या मेरा, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, इसका हमने कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, तो ये मेरा हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। अब देखो क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी आ गया, तो ये तो 1 हो जाता है, तो आपका फाइनली बचा क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। तो हमने क्या देखा, जो फाइनल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, आइदर कैपेसिटर का एनर्जी को टर्म में देखें या इंडक्टर के टर्म में देखें, ये आपका एनर्जी जो है वो आपका कांस्टेंट आया। तो दोनों एनर्जी का सम जो है कांस्टेंट होता है, वो आपस में चेंज होते रहते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये था अपना एलसी ऑसिलेशंस का, पहले हमने इसके ग्राफ को समझा, इसके फिगर को समझा कि कैसे चार्ज मूव करता है, फिर हमने आपको एक एग्जांपल दिया था पानी और व्हेल वाला, सबसे इंपॉर्टेंट वही था, उससे आपको ये समझ में आया कि एग्जैक्टली ये कैसे ये बिहेव करता है। अब मैंने कहा कि हमने बिल्कुल आइडियल एलसी ऑसिलेटर पढ़ा, जिसमें हमने ये मान लिया था कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है, कोई भी आइडियल एलसी ऑसिलेटर आप नहीं बना सकते हो, उसमें एनर्जी लॉस होएगी ही होएगी। तो हम लिखेंगे, ये आपके बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी लॉस इन एलसी ऑसिलेटर, तो वो क्या है, तो लिखता हूं मैं, हेडिंग देता हूं, एनर्जी लॉस इन एलसी ऑसिलेटर। देखो बच्चों, हमने जो ग्राफ बनाया था वो बनाया था कुछ ऐसे कि ऐसे अपना फॉर एवर ये ऑसिलेशन करता रहेगा, पर ये ऐसा होता नहीं है, ये आइडियल वाले केस में ऐसा होता है, ये हमने मान लिया था, पर आइडियल एलसी ऑसिलेटर नहीं हो सकता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एनर्जी लॉस होगी ही होगी। तो आपका फिर ये ग्राफ फॉर एवर ऐसा नहीं बनता रहेगा, वो ग्राफ कैसा बनेगा एक्चुअल में, तो जो एक्चुअल जो आपका ग्राफ होगा वो बिल्कुल डैम्प्ड ऑसिलेशन की तरह होगा। क्या होगा, धीरे 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 आपका खत्म हो जाएगा आपका ऑसिलेशन। जो एक्चुअल आपका होगा, रियल जो होगा आपका एलसी ऑसिलेशन, वो क्या होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन की तरह होगा। याद कीजिए क्लास 11th, जिसमें एनर्जी लॉस होती ही होती है, तो ये धीरे 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 करते करते इसका एम्पलीट्यूड खत्म होते होते फाइनली ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये तो क्या रीजंस हैं एलसी ऑसिलेटर में एनर्जी लॉस का, वो 2 रीजन आपके बोर्ड में बहुत पूछता है, वो मैं आपको समझाता हूं वो क्या है। तो वो जो 2 रीजंस हैं, वो पहला रीजन है, वो आप लिखेंगे एडी करंट, चैप्टर 6 में आपने पढ़ा होगा एडी करंट, EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट, एडी करंट। देखो होता क्या है कि जब आपका चार्ज जो है वो जब फ्लो करता है उससे आपके सर्किट में, तो क्या होता है, हीटिंग होती है, क्योंकि करंट आपका उसमें है। और देखो एडी करंट, इसको ऐसे कहो, रेजिस्टेंस कह लो, रेजिस्टेंस इन द सर्किट। देखो रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में होगा ही होगा, अगर आपने वायर यूज किया उसमें रेजिस्टेंस होगा, उसको आप जीरो नहीं कर सकते हैं। इवन आपने कॉइल बनाया है, इंडक्टर, इसमें भी आपका वायर से ही बना है, तो इसमें रेजिस्टेंस इसका इनबिल्ट कुछ ना कुछ होता है। तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो आपका हीटिंग के फॉर्म में आपके एनर्जी को वेस्ट करता है, जिसमें आपका एनर्जी लॉस होती है और धीरे धीरे आपका ये ऑसिलेशन डायअप हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पहला हो गया आपका रेजिस्टेंस कह लो, जिसकी वजह से हीटिंग होती है और वो आपका एनर्जी को लॉस करता है।
जो दूसरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है कि मान लो कि आपका जो रेजिस्टेंस है, मैंने इसको मान लिया बिल्कुल नहीं है, मान लेते हैं बिल्कुल नहीं है रेजिस्टेंस, तो भी आपकी एनर्जी लॉस होएगी। उसका रीजन क्या है कि आपने क्या देखा कि आपका जो करंट है सर्किट में वो ऑसिलेटिंग है, ऊपर नीचे, मतलब आगे पीछे एक्सेलरेट कर रहा है, कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो। तो एक फिजिक्स में कंसेप्ट क्या है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ईएम वेव्स चैप्टर 8, चैप्टर 8 में पढ़ना है, क्योंकि हमने इसको अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा आपको पता नहीं होगा। खाली इतना जान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये एक टाइप से एनर्जी का ही फॉर्म होता है, एनर्जी ही होती है। लाइक योर लाइट वेव, योर रेडियो वेव, योर गामा रेज, योर क्या कहते हैं उसका, एक्सरे, यूवी, इंफ्रा, जो विजिबल लाइट है। तो ये जो ईएम वेव्स होता है वो एनर्जी ही होती है, फॉर्म उसी की होती है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, तो कहा गया है कि किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज आपका ऑसिलेट करेगा, जब आपका चार्ज ऑसिलेट करेगा, आगे पीछे चार्ज करेगा, एक्सेलरेट करेगा यानी ऑसिलेट करेगा, चार्ज जब आपका एसएचएम करेगा किसी भी कंडक्टर में, तो उससे ईएम वेव्स मेरा प्रोड्यूस होता है। और ईएम वेव प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी को वो डिसिपेट करता है। तो अगर आपका रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं भी है इस एलसी ऑसिलेटर में, तो भी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। और एनर्जी जब वेस्ट होगी तो धीरे धीरे आपका ऑसिलेशन जो है वो डाई कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो यही था आपका एलसी ऑसिलेशंस हम क्यों पढ़ते हैं। मैंने उसका पहले बताया कि रेडियो, टीवी, फिर मैंने एग्जांपल दिया था आपका इन्वर्टर्स, फिर इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, हमने फिर सर्किट में समझाया कि कैसे चार्ज फ्लो करता है, इंडक्टर कैसे रोकता है, फिर वो कैसे चार्ज को पुश करता है। फिर हमने पानी वाले एग्जांपल से आपको समझाया कि ये पूरा फेनोमेना का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये बिहेव करता है, कैसे ये काम करता है। फिर हमने चार्ज, करंट का इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर हमने एनर्जी का इक्वेशन सॉल्व किया, और लास्ट में हमने ये कहा जो एनर्जी लॉस है वो तो एक्चुअल में होता ही होता है। तो इसके दो रीजन है, एक तो रेजिस्टेंस, दूसरा आपका अगर रेजिस्टेंस नहीं भी है तो ईएम वेव्स के फॉर्म में आपकी एनर्जी लॉस होती है। यही आपका एलसी ऑसिलेशंस था। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको पक्का ये समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, ओके।